जिस पल गाओ जिंगे उसे जबरदस्ती बाल कटवाने के लिए घर से घसीटकर बाहर लाई, उसी पल लिनशु को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। इतने लंबे समय बाद बाहर की दुनिया उसे हर तरफ से चुभ रही थी, सर्द हवा, सड़क पर लंबी गाड़ियां, यहाँ तक कि खिड़की से भीतर घुसती धुएं की गंध भी। कल की बहस में मिली जीत का नशा बहुत छोटा निकला। अगली सुबह आंख खुलते ही फिर वही भारी सुस्ती लौट आई। लिनशु ने तुरंत तय कर लिया था कि वह कहीं नहीं जाएगा, बस घर में पड़ा रहेगा। वह सचमुच ट्रिप कैंसिल करना चाहता था। उसके मन में तो यहाँ तक आया कि गाओ जिंगे को कह दे, कुछ नकली बीच वाली तस्वीरें पोस्ट कर दो, ताकि लिन गैंग को लगे कि मैं विदेश में मजे कर रहा हूँ। लेकिन गाओ जिंगे उसके मान जाने से इतनी खुश थी कि लिन शू खुद भी उसे मना नहीं कर पाया। उसने यात्रा की तैयारी इतनी गंभीरता से की थी, मानो किसी बीमार आदमी को धीरे धीरे दोबारा जिंदगी की तरफ धकेल रही हो। लंबे समय से घर में बंद रहने के कारण उसके बाल कंधों तक आ गए थे। शाम को उड़ान थी, लेकिन गाओ जिंगे ने फैसला कर लिया कि पहले उसके बाल छोटे करवाए जाएंगे, और इस फैसले पर लिन शू की कोई राय मायने नहीं रखती थी। उसे लगभग घसीटकर कार तक लाया गया। ट्रैफिक में फंसी कार धीरे धीरे रेंग रही थी, और हर बार ब्रेक लगने पर लिन शू की चिढ़ और बढ़ जाती थी। क्या नाई को घर नहीं बुलाया जा सकता था? उसने ऊबे हुए स्वर में पूछा। गाओ जिंगे ने ठंडे स्वर में ताना मारा। क्या तुम कोई सुपरस्टार हो जो घर पर स्टाइलिंग करवाओगे? लिनशू ने बाहें बांध ली और सीट में धंस गया, जैसे दुनिया की हर चीज उससे व्यक्तिगत दुश्मनी निभा रही हो। कुछ देर बाद उसने उसे गौर से देखा और सीधे पूछ लिया, तुम सच में इस ट्रिप पर जाना चाहते हो या नहीं? लिनशू एक पल को असहज हुआ, फिर खांस कर बोला, मैं बस देर से सोया था, इसका ट्रिप से कोई लेना देना नहीं। गाओजिंगे ने बस ठंडी सी उम्मीद है वाली प्रतिक्रिया दी। उसके बाद दोनों के बीच वही चुप्पी रही, जिसमें शब्दों से ज्यादा आदतें बोलती हैं। 2 घंटे बाद वे आखिर एयरपोर्ट पहुंचे। बाल कटने के बाद लिनशू पहले से ज्यादा साफ सुथरा और जवान लग रहा था, सिर्फ स्वेटर और जीन्स में, जैसे कोई उदास कॉलेज स्टूडेंट हो, अरबपति वारिस नहीं। गाओजिंगे ने उसे जाने से पहले दर्जनों हिदायतें दी। कोह समूई पहुंचकर स्वेटर उतार लेना, इमरजेंसी नंबर याद रखना, खो जाओ तो घबराना मत, घड़ी से कॉल करना। लिनशू आखिरकार बोल पड़ा, मैं बच्चा नहीं हूं। उसे अपनी ही बेचैनी पर थोड़ा संकोच हुआ। लिनशू ने हल्का सा सांस छोड़ते हुए कहा, मैं सिक्योरिटी पार कर चुका हूं, अब तुम जाओ। उसके स्वर में झुंझलाहट कम और सांत्वना ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही गाओ जिंगे नजरों से ओझल हुई, लिनशू के कंधे ढीले पड़ गए। वह वीआईपी लाउंज तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह थक चुका था, मानो सिर्फ घर से बाहर निकलना ही किसी लंबी लड़ाई के बराबर रहा हो। बोर्डिंग से आधा घंटा पहले वह इंटरनेशनल एयरलाइन के वीआईपी रूम में बैठा झूमर को घूरते हुए खोया हुआ था। तभी पास से एक बेहद परिचित नाम उसके कानों में टपका, भाई यूची। उसने लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे भगवान जानबूझकर वही लोग उसके सामने लाकर खड़े कर देता है जिनसे वह सबसे ज्यादा बचना चाहता है। ताओ लियान की चिपचिपी आवाज और उसके साथ खड़ा एक लंबा लड़का, दोनों लाउंज के पास ही थे। लिनशू ने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगा। उसने तय कर लिया, देखूंगा भी नहीं। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं था। कुछ ही क्षण बाद वह लंबा लड़का अपमानजनक शब्द बोल बैठा, और लिनशू की आंखें खुल गईं। उसकी निगाह में तुरंत ठंडा तेज खतरा लौट आया। कौन है कमीना? लिनशू ने बिना आवाज ऊंची किए पूछा, लेकिन उस एक वाक्य में इतना दबाव था कि सामने खड़ा लड़का एक पल को ही सही, पर घबरा गया। वह लड़का उसे जानता नहीं था, लेकिन उसका परिवार लिनशू को जानता था। कुछ टूटे फूटे नाम याद करते हुए लिनशू ने उसे पहचान लिया। वह शेख इजुन का कजिन था। बस इतना याद आना काफी था। जब सामने वाले ने फोन छीनने की कोशिश की और बदतमीजी दिखाई, लिनशू हंस पड़ा। उसे यह सब गुस्से वाला नहीं, मजाकिया लग रहा था, जैसे कोई बच्चा शेर के सामने दहाड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने आराम से सच्चाई बता दी, पिछली बार शेख इजुन को अस्पताल मैंने ही पहुंचाया था। अगर तुम भी चाहो तो तुम्हें भी 1 हफ्ते का बेड रेस्ट मिल सकता है। वह मुस्कुरा रहा था, और यही सबसे डरावनी बात थी। बस नाम सुनते ही सामने वाले का रंग उड़ गया। लिनशू, यह नाम सिटी बी के बड़े घरानों में अफवाह नहीं, चेतावनी की तरह बोला जाता था। उसने तुरंत माफी मांग ली। लेकिन लिनशू ने सिर हिलाया, मुझसे नहीं, ताओजी से माफी मांगो। उस क्षण उसने न सिर्फ अपमान रोका, बल्कि पूरी ताकत का रुख भी बदल दिया। फिर उसने ताओ लियान को फोन पकड़ाने के लिए बुलाया। ताओ लियान का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वह आगे आया और मजबूरी में रिकॉर्डिंग करने लगा। पहली बार उसकी बनाई हुई कमजोरी सचमुच उसके लिए काम नहीं आई। उस लंबे लड़के ने सिर झुकाकर पूरे सम्मान से ताओ शियाओतियन से माफी मांगी। शब्द इतने विनम्र थे कि जैसे अभी कुछ देर पहले वही आदमी उसे और उसके परिवार को नीचा नहीं दिखा रहा था। लिनशू ने संतोष से सिर हिलाया और चेतावनी दी, अगर आगे कभी ताओजी को नाजायज कहकर नीचा दिखाया गया तो अगली बार अस्पताल ही नहीं और भी बुरा हो सकता है। अपमान झेलने के बाद भी वह लंबा लड़का अब उसी क्षण नरम पड़ गया। जैसे अक्सर होता है, मजबूत के सामने झुका आदमी अपने गुस्से का बोझ तुरंत कमजोर पर डाल देता है। उसकी तिरछी नजर अब ताओ लियान पर थी। लिनशू ने यह सब देख लिया। उसे लगा ताओ लियान को सबसे सही सबक यही है, जब असली कमजोरी सामने आती है तब बनावटी मासूमियत ज्यादा देर टिकती नहीं। कुछ देर बाद उसने सहज स्वर में उस लड़के से उसका नाम पूछा।
शेई, जवाब आया। और फिर बात अचानक नौकरी तक पहुंच गई। गाओ जिंगे के लिए एक सहायक, एक सामान उठाने वाला, एक वफादार लड़का। शे यी की आंखें चमक उठी। सिटी बी में कौन नहीं चाहेगा कि लिन शू जैसा आदमी उसके लिए एक दरवाजा खोल दे। कुछ मिनट पहले जो लड़का अकड़ दिखा रहा था, अब लगभग उसका अधीनस्थ बन चुका था। लिंचू ने गाओ जिंगे का नंबर उसके फोन में सेव किया और आदेश दिया, वापस जाकर उससे संपर्क करना, बाकी वह समझ जाएगी। शक्ति का इस्तेमाल कभी कभी कितनी आसानी से दुनिया को मोड़ देता है, यह दृश्य उसी का प्रमाण था। फिर उसने एक बात और साफ कर दी, अब से ताऊजी के लिए अपमानजनक शब्द उसके सामने नहीं आने चाहिए। वो शे यी से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें ताओ लियान पर थी। ताओ लियान का चेहरा वैसा ही बना रहा, मासूम, साफ, बेदाग, लेकिन लिन शू अब उस मुखौटे के आर पार देख सकता था। कुछ पलों के लिए लिन शू को लगा कि उसे यह खेल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। वह पहले ही मर चुका है, अब बचाकर रखने जैसा क्या है। अब वह जो चाहे कर सकता है। लेकिन उसी क्षण किन यूची की नफरत भरी आंखें उसकी स्मृति में चमक उठी। वह तेज हिंसक स्मृति जैसे भीतर की सारी हल्की खुशी एक ही बार में निचोड़ ले गई। उसके भीतर का जोश ढह गया। उसने बस उठकर कहा, मेरा बोर्डिंग टाइम हो गया। अभी कुछ मिनट पहले का विजय भाव अब थकान में बदल चुका था। जाते जाते वो ताओ लियान के पास झुका और धीमे स्वर में फुसफुसाया, जिस दिन मुझे पता चला कि तुमने ताऊजी के साथ क्या किया है, मैं उसका बदला 10 गुना 100 गुना लेकर रहूंगा। यह धमकी सच पर नहीं, इरादे पर टिकी थी। ताओ लियान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वही कोमलता, वही मासूम बनाव। लिनशू ने नजर हटा ली और आगे बढ़ गया, जैसे अभी इस चेहरे को पढ़ना उसके लिए बेकार हो। वीआईपी रूम से बाहर निकलते ही एक लंबा गठीला आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने साफ मंदारिन में अपना परिचय दिया। मैं सोंग एन हूँ, बियान जोंग ने मुझे आपको लेने भेजा है। लिनशू ने बिना बहस किए उसका पीछा किया, लेकिन कार देखते ही उसके चेहरे पर थकी हुई चिढ़ लौट आई। फिर एक स्पोर्ट्स कार। अगली बार मुझे लेने ऐसी कार मत लाना, उसने चिड़चिड़े स्वर में कहा। ड्राइवर ने असहज होकर बताया कि यह खास हिदायत थी। लिनशू बहस करने के मूड में नहीं था। वह बस सीट पर धंस गया और बोला, तो तेज चलाओ, मुझे आराम चाहिए। कार नारियल सुगंधी समुद्री हवा चीरती हुई दौड़ी। बाहर रात के बाजार जगमगा रहे थे, सड़क किनारे दुकानदार पुकार रहे थे और विदेशी द्वीप की रात पूरी तरह जगी हुई थी। 20 मिनट से भी कम में वे बियान परिवार द्वारा विकसित जोन 1 के विला कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। लिनशू ने जम्हाई ली, कार से उतरा और मन ही मन सिर्फ एक चीज चाहता था, बिस्तर। वह ड्राइवर से पूछने ही वाला था कि उसका विला कौन सा है, तभी पीछे से एक बहुत परिचित आवाज आई, मिस्टर लिन, नमस्कार। फिर मुलाकात हो गई। उस एक वाक्य ने रात की हवा का तापमान बदल दिया।